अध्याय जो प्रक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव में परिवहन है। और परिवहन शब्द जो है बहुत पुराना है, सदियों से ही, प्राचीन काल से ही, जब से वाहनों का आविष्कार हो गया है तब से ही परिवहन शब्द का उपयोग करते चले आ रहे हैं। और परिवहन का हर एक क्षेत्र में अपना एक विशेष प्रकार का महत्व है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान या किसी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी परिवहन का अपना एक विशेष योगदान है। किसी राष्ट्र के विकास में परिवहन के साधन जो हैं अपना उत्तम योगदान प्रस्तुत करते हैं। तो परिवहन सामान्य दृष्टिकोण से अगर सीधा देखा जाए तो परिवहन का होता है कि किसी साधन की सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान या उसके गंतव्य तक पहुंचाना ही क्या होता है, परिवहन होता है। जैसे आपको अगर गोसाईगंज से अपने घर आना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी परिवहन के साधन की खोज करनी पड़ती है और वो उसी की सहायता से आप उस पर आरूढ़ होकर बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो परिवहन में क्या हो रहा है, सीधे किसी वस्तु को, किसी विशेष वस्तु को या किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, किसी साधन की सहायता से एक स्थान से उसको किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और अंग्रेजी में इसको इसलिए कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। स्थान परिवर्तन हो रहा है, वस्तु या व्यक्ति के स्थान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले वो कहीं और था, फिर उसको किसी साधन की सहायता से उसको उसके स्थान तक पहुंचा दिया गया। ठीक यही परिवहन की क्रिया सजीवों के अंदर भी होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका जो है सजीव की एक इकाई मानी जाती है और प्रत्येक कोशिका के पास विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, पानी, खाद्य पदार्थ इत्यादि का पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। और उसको पहुंचाना ही क्या होता है, परिवहन कहलाता है। कि शरीर की प्रत्येक कोशिका की, सजीव की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यूनिट इकाई जो है उसको कोशिका कहते हैं। कई कोशिकाएं जो है एक ऊतक, एक टिश्यू का निर्माण करती है और फिर कई ऊतक जो होते हैं किसी विशेष अंग का निर्माण करते हैं। और कब जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो एक हमारा अंग तंत्र बनता है, एक सिस्टम बन जाता है। और उस कई सिस्टम जब बनते हैं तो कुल मिला के जाके हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जब तक प्रत्येक कोशिका तक समस्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, भोजन या पानी की आपूर्ति नहीं बनी रहेगी तो कोशिकाएं क्या होंगी, वो डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। और प्रत्येक कोशिका अगर इसी तरह मरती गई तो एक तरह से जो विशाल शरीर है ये भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मानव में परिवहन का बहुत अति आवश्यक है। और परिवहन की सहायता से क्या करते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों, चाहे वो ऊतक हो चाहे कोशिका हो, को बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन, भोजन, पानी इत्यादि की आपूर्ति निरंतर बनाने के लिए हमें परिवहन करना पड़ता है। यानी को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। ताकि बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन, भोजन, पानी, पोषक पदार्थ इत्यादि जो है शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कोशिकाओं, ऊतक इत्यादि में क्या करें, पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाता है मानव में। क्योंकि जब ये क्रिया मानव के अंतर्गत होगी, मनुष्य के शरीर में होगी तो ये मानव का परिवहन हो जाएगा। किसी ही क्रिया किसी पादप में होगी, किसी पौधे में होगी तो पादप में परिवहन हो जाएगा। तो जिस जीव के अंदर ये वैसे तो सभी जीवों में परिवहन क्रिया होगा, बिना परिवहन क्रिया के कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि प्रत्येक कोशिका के पास सभी प्रकार के पोषक तत्वों का पहुंचना अति आवश्यक है। और जब तक उसके पास वो पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा तो कोशिका जो होगी रोगग्रस्त हो जाएगी और धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगेगा, कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाएगी और कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होने लगेंगी, मरने लगेंगी। और जिससे हमारा वो अंग जो है प्रभावित हो सकता है, कार्य करना बंद कर देगा और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए परिवहन की बहुत अति आवश्यक है। परिवहन में क्या करते हैं कि बाह्य वातावरण से शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, भोजन तथा पानी की आपूर्ति करना या पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वाय वातावरण से
शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पोषक पदार्थ पानी की आपूर्ति करना परिवहन कहलाता है। और परिवहन जो है वैसे प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग तरीके से होता है। और परिवहन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो जल परिवहन होता है, भौतिक दृष्टि से नहीं, भूगोल के दृष्टि से नहीं, ये नहीं समझ लीजिए कि एक जल परिवहन होता है, दूसरा होता है लसिका परिवहन या लिम्फ परिवहन होता है, तीसरा होता है रुधिर परिवहन। क्योंकि हम मानव में परिवहन का अध्ययन कर रहे हैं तो मानव में परिवहन का जो करने का प्रमुख जो माध्यम होता है वो रक्त होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त की उपलब्धता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कम से कम 4 से 5 लीटर रक्त होता है। तो उसी रक्त की सहायता से क्या करते हैं हम अपने ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, पानी इत्यादि क्या करते हैं प्रत्येक कोशिका तक आपूर्ति करते हैं, उसको पहुंचाते हैं उसी रक्त के माध्यम से। तो मनुष्य में जो परिवहन का मुख्य साधन है वो रक्त है। और रक्त को पहुंचाने का कार्य जो करते हैं उसके लिए विशेष प्रकार के अंग बने हैं जिसको परिवहन तंत्र कहते हैं। और परिवहन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है उसको हृदय कहते हैं। हृदय की सहायता के लिए वाहिनियां होती हैं और वाहिनियों का हमारे पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है। वाहिनियां 3 प्रकार की मिलती हैं। एक तो धमनी होता है, दूसरा सिरा और तीसरा केशिका होता है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बाह्य वातावरण से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे ऊतकों व कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, पानी की आपूर्ति करना परिवहन कहलाता है। और परिवहन के टाइप्स जो तरीके होते हैं वो 3 होते हैं, जल परिवहन, लसिका परिवहन और रुधिर परिवहन। चूंकि हमें हमारे सिलेबस में जो है वो मानव में परिवहन, तो मानव में परिवहन जो है वो रुधिर परिवहन, जल परिवहन नहीं होता, न तो लसिका परिवहन होता है बल्कि रुधिर परिवहन होता है। तो हमने इस टॉपिक के अंतर्गत हम रुधिर परिवहन का विशेषकर अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि परिवहन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन जो होता है ये लगभग कुछ जलीय जीवों में होता है। और जलीय जीवों के साथ साथ पादप जो होते हैं उनमें ब्लड नहीं होता, उनकी जड़ें जो होती हैं जमीन से अस्थायी होती है, उसी जड़ों द्वारा ही क्या कहते हैं जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। तो चूंकि ये क्रिया जल के द्वारा हो रही है तो इसलिए इसको जल परिवहन कहते हैं। दूसरा है लसिका परिवहन, इसको लिम्फ परिवहन कहते हैं। लसिका जो है सफेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और ये क्रिया जो है छोटे छोटे कीटों में पाई जाती है। कोई कीट जो है पैरों के नीचे से दब जाता है तो उसके अंदर से जो है चिपचिपा सफेद रंग का गाढ़ा पदार्थ निकलता है। उसी लसिका के माध्यम से उसके शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ या पानी इत्यादि की आपूर्ति जो है लसिका की सहायता से कर लेते हैं और जीव जीवित रहता है। और तीसरे टाइप्स का परिवहन होता है रुधिर परिवहन। जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सभी में रुधिर परिवहन ही अधिकांशतः पाया जाता है। उनमें रक्त की उपलब्धता होती है और उसी रक्त के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा लेते हैं। क्योंकि मानव में परिवहन है तो मानव में परिवहन जो है रक्त परिवहन, मानव में परिवहन का जो तरीका है वो रक्त परिवहन के अंतर्गत आता है। और इसके लिए हमें रक्त संरचना पढ़नी पड़ेगी, ब्लड क्या है। तो रक्त परिवहन,
रुधिर वैसे परिवहन का माध्यम है, परिवहन के लिए उत्तरदायी है, परिवहन का कार्य करता है, परंतु ये शरीर का एक अभिन्न अंग भी है। और ये एक ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। बाकी जितने भी शरीर में अंग है, ऊतक है, वो तरल अवस्था में नहीं होते, क्योंकि रुधिर ये एक ऐसा ऊतक है जो जीवित होते हैं, वो भी तरल अवस्था में, जो लगातार तैरता रहता है। शरीर के प्रत्येक भाग में ये प्रवाहित होता रहता है। तो रुधिर जो है एक लाल रंग का तरल चिपचिपा पदार्थ है, जो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 4.5 लीटर रुधिर होता है, और जो शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होता है। तो रुधिर रचना, रुधिर रचना पहले पढ़ना है। तो रुधिर लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है। चिपचिपा पदार्थ है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रुधिर होता है। 4 से 5 लीटर रक्त होता है। रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं। रक्त के प्रमुख 2 भाग होते हैं। पहला होता है रुधिर कणिका, और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो रक्त जो है लाल रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला एक ऊतक है, और स्वस्थ मनुष्य में शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है, और जो कि मानव शरीर के भार का लगभग 6 से 7% हिस्सा होता है। रक्त के जो प्रमुख अवयव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रुधिर कणिकाएं होती हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है। रुधिर कणिकाएं जो हैं प्लाज्मा पहले पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, और उसी में रक्त कोशिकाएं जो हैं तैरती रहती हैं, और ये इसमें लगभग 90% जल होता है। बाकी 10% जो है अनकार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो मिले रहते हैं, खनिज और इत्यादि जो है रक्त में मिले रहते हैं। लेकिन 90% जो है इसमें जल पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर जो है तरल अवस्था में बना रहता है, लगातार वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। तो प्लाज्मा क्या है? ये हल्के पीले रंग, यह एक हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें 90% जल तथा 10% अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक
कार्बनिक व अकार्बनिक। पदार्थ पाए जाते हैं। तो हल्का पीला रंग इसका रंग होता है और इसमें 90% जल है। एक तरह से निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 90% तो पानी ही होगा, बाकी 10% जो है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। बाकी जो रुधिर कणिका है उसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।